सुना है लखनऊ में किस्सों की किताब खुली है, तो सोचा थोड़ा टहल आएं और साथ में मशहूर मलिहाबाद के आम भी चख लेंगे। अरसा हो गया आम खाए हुए। हाँ, आम तो आपके फेवरेट भी है। आपने बताया हुआ होता कि आप आने वाले हैं तो मंगा के रखते। क्या बताऊं बिटिया, वो अपना साबू उसने खा खा के बिल्कुल हराम करके रखा हुआ है। और तुम्हारी चाची कमबख्त, उन्होंने भी खाना पकाने से मना कर दिया है। और अपना साबू वो भी जुपिटर गया हुआ है, तो सोचा थोड़ा पेट पूजा ही कराता। धीरज रखिए चाचा जी, सब ठीक होगा। और वैसे भी आपके पास तो हर मुसीबत का हल होता है। मुसीबत से याद आया, मेरी नाक में बड़ी तेज खुजली हो रही है। अरे कम से कम मूछे तो ले आती अच्छी क्वालिटी की। अरे हमारे बजट में इतनी ही थी बस। ऐसी मूछे ठीक है, आपको तो कहानी सुनानी है ना चाचा चौधरी की। कौन सा आप खुद चाचा चौधरी हैं? बात सही है, चलो फेंकिए आगे इसमें। बढ़ते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, अब वापस वहां से अपनी लाइन लीजिए, वो नाक में खुजली से। हाँ, तो मुसीबत से याद आया, मेरी नाक में खुजली हो रही है। लगता है कोई आफत आने वाली है। फ्रीज, 1 मिनट, ये क्या चल रहा है? बात तो एक किरदार की हुई थी, ये दो कहां से आ गए? मैं नहीं कर रही, आई एम आउट ऑफ द स्टोरी। संभालिए चाचा जी, आप तो रायते की तरफ फैल गए। अरे एकदम बेवकूफ हो क्या? अभी तो मुझे हार्ट अटैक आ जाता। ऐसे कैसे आ जाता चाचा जी हार्ट अटैक आपको? तो आप जवान हैं। वो बात अलग है, आप पैदा ही 60 साल के हुए थे। डोंट ट्राई टू गेट ओवर फ्रेंडली विद मी। अभी मैं 1971 में ही तो अपने जलवे बिखेरा था, लोटपोट मैगजीन में पहली बार। जी बिल्कुल। और फिर 1978 में आप डायमंड कॉमिक्स में शिफ्ट हो गए और देखते ही देखते आप बच्चों के फेवरेट बुजुर्ग सुपर हीरो बन गए। और आपकी पॉपुलैरिटी इसके बाद इस तेजी से बढ़ी कि डायमंड कॉमिक्स ने आपको लोटपोट मैगजीन से निकालकर एक अलग ही सीरीज में लॉन्च कर दिया, जिसकी अभी तक 10 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। पर एक बात समझ में नहीं आई। ये तो सब जानते हैं कि आपकी रचना कार्टूनिस्ट प्राण कुमार शर्मा ने की थी, जिनको इंडिया का वॉल्ट डिज्नी भी कहा जाता है। पर ये बताइए कि आपके कैरेक्टर की प्रेरणा उनको मिली कहाँ से? और ये बताइए जरा कि साबू से आपकी मुलाकात कैसे हुई? वेल, एजम्पशन है कि मेरा कैरेक्टर चाणक्य पे बेस्ड है, जो कि थोड़ा चतुर भी है, समझदार भी है और बुजुर्ग भी है और फनी भी। और अपनी बीवी से भी बहुत डरता है। बेटा इस लौंडे को समझा लो, नहीं तो किसी दिन मेरे हाथों से ही पिट जाएगा। रहने दीजिए चाचा जी, आप इतने ही अगर मजबूत होते तो प्राण साहब को मुझे ना बनाना पड़ता। मेरी हड्डियों ने जवाब दे दिया, वरना तो मैं इसको अभी बताता। समझिए चाचा जी, मर मत जाइएगा। अरे छोड़ो, तुम बताओ पहले, तुम जुपिटर गए थे ना? ये क्या हुलिया बना के आए हो? आई वॉज हॉलीडेइंग ब्रो। और वैसे वहाँ पे राका था नहीं, टाइम पास नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा वापस चल लूँ, आप ही से मिल लूँ, देखूँ कहीं मरमरा तो नहीं गए आप। बाय द वे, मेरा हॉलीडे लुक कैसा लगा आपको? अरे मेरा मुंह मत खिलवाओ। क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? तो सुनो, तुम्हारा ये हुलिया और दाढ़ी देख के मेरा मन कर रहा है जिस चिराग में से पहली बार तुमको मैंने निकाला था, उसी में दोबारा तुमको डाल दूं। अरे भगवान, तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हें इतनी भारी लगती हूँ कि मेरे आने से तुम्हें भूकंप महसूस होने लगा। अरे भगवान, कैसी बात कर रही हो? तौबा तौबा, मेरी इतनी मजाल। चलो चलो, मैं सब समझती हूँ। तुमने और इस मुँह साबू ने मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है। जब देखो खाते रहते हो, तब भी मैं एक बार भी शिकायत नहीं करती। उसके बावजूद तुम लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। तुम क्या खीखी कर रहे हो साबू? खीखी करने की जरूरत नहीं है। और ये बताओ, जुपिटर से कब लौटे? अरे चाची, बस अभी ही लौटा हूँ। अब क्या बताऊँ चाची, वहाँ खाने को कुछ नहीं मिलता था। आपका हलवा पूड़ी कुछ, बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दीजिए। जब देखो खाने की बात है। खैर बताओ, क्या खाओगे? अरे चाची, मेरा बस वही रेगुलर 50 पराठे, 20 किलो हलवा और 1 ड्रम चाय, बस। पेट है कि गोदाम? क्या चाची, ऐसा मैं क्यों बोल रही हैं? अरे साबू, तुम्हारी चाची तुम्हारे मजाक कर रही है।
चलो हम तुम थोड़ा आम खरीद के लाते हैं बाजार से, तब तक चाची तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कर देंगी, ठीक है? चलो चलिए चलिए चलिए। चलो। सर ये देश जो है कमीशनों का देश है। लोग कमीशन खाते हैं, कमीशन बांटते हैं, और कहीं कुछ हो जाता है तो कमीशन बैठा देते हैं। तो एक कमीशन आपने बैठाया था, तो और वो मेरा फेवरेट कमीशन है इस देश में, क्योंकि पिछले कई साल से वो उस कमीशन की बहुत सख्त जरूरत थी। तो बात नेशनल कमीशन फॉर हर्ट सेंटिमेंट्स की हो रही है। तो नाकोहस कैसे बनाया आपने? नितिन जी, असल में नाकोहस का आइडिया बुनियादी तौर से मुझे 2003 या 4 में आया था। मेरे साथ क्या होता है कि कोई आइडिया आता है, फिर वो पकता रहता है, चलता रहता है, फिर बहुत बाद जा करके वो, तो 2003 या 4 में आपको याद होगा भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पर हमला हुआ था, क्योंकि वहाँ जेम्स लेन नाम के एक अमेरिकन विद्वान कुछ काम कर रहे थे। बाद में उनकी किताब में कुछ आपत्तिजनक बातें पाई गई, तो वो तो चले गए थे। हमला हुआ, तोड़फोड़ हुई, वहाँ बहुत रेयर पेंटिंग्स हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, उनको नुकसान पहुंचाया गया। और ये मुझे खास करके इसलिए चिंताजनक लगा कि भंडारकर इंस्टीट्यूट कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। डॉक्टर आरजी भंडारकर इस सदी के आरंभ में हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्कॉलर्स में से एक थे, और उस समय की जो इंडोलॉजी थी उसमें यूरोपीय विद्वान जो बहुत सारी अजीब अजीब बातें प्रचारित कर रहे थे, उनका एकेडमिक ढंग से सतर्क रूप से खंडन करने वालों में भंडारकर आगे थे। और उसी इंस्टीट्यूट में महाभारत का क्रिटिकल एडिशन तैयार हुआ था, जिस पर स्कॉलर्स की एक टीम ने 30-35 साल सैकड़ों पांडुलिपियों को कंसल्ट करके काम किया था। इस उत्पाद में उनमें से कुछ पांडुलिपियों को भी नुकसान पहुंचा। और उस समय राजनीतिक दलों की जो प्रतिक्रियाएं थी वो मुझे बहुत अजीब लगी, क्योंकि चूंकि वो ऐसा मामला था कि उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे वो एक खास समुदाय के, यानी ओबीसी समुदाय के थे, तो उनकी राजनीति सब करना चाहते थे और अभी भी करना चाहते हैं। तो उस पर कुछ ना बोल के, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी राजनीति का समर्थन या विरोध करें, लेकिन इतना तो कहा जा सकता था कि भाई ये निंदाजनक है, गलत है, हमला गलत हुआ है। तो ये एक अजीब सा मुझे लगा। फिर इस तरह की और भी घटनाएं होती रहती हैं, वो उसके बाद भी हुई। तो मेरे मन में एक शरारत जैसी आई, और वो मैंने जनसत्ता में एक लेख में लिख दी। उन दिनों मैं जनसत्ता में एक कॉलम लिखता था, तो मैंने लिख दिया कि भाई जो हालत हो गई है उसमें आहत भावनाओं का एक राष्ट्रीय आयोग बना देना चाहिए, क्योंकि किसी की भी भावना किसी भी चीज पे आहत हो जाती है। तो कल्पना ये थी कि अगर आहत भावना हो जाए किसी की, तो उसका एक आयोग हो, जाके वो जाके शिकायत करे, फिर जो भी होना है। तो इस तरह से कुछ हंसी मजाक में बात कर दी। पिछले यानी 2003 से लेके कहिए 15-16 के बीच में, उन 10-12 सालों में ये आहत भावनाओं की राजनीति और इस सोच का इतना विस्तार हुआ कि दम घुटने लगा। मुझे कई बार ही लगने लगा कि यार क्या यही समाज, यही देश जिसको एक लिबरल, एक डेमोक्रेटिक, एक सेल्फ कॉन्फिडेंट, अपने आप पे हंस सकना ये सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक प्रमाण होता है, तो वो इस पे सिकुड़ता ही चला जा रहा है, वो कम से कम होता चला जा रहा है। बात बात में लोगों की भावनाएं आहत हैं। और हालत ये हो गई है कि साहब कोई फिल्म आपको नापसंद है, आप 15 लोग ले जाके हल्ला मचाने लगी, ये फिल्म पर रोक लग जाएगी। कोई किताब आपको नापसंद है, केवल एक बयान दे दीजिए, लेखक कालिक फेंक देते हैं, कालिक फेंक दीजिए। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में सलमान रुश्दी को आना था, नहीं आने दिया गया। घुमा फिरा के सरकार बहाने बनाती रही राजस्थान की, ये 2012 की बात है या कब की, नहीं आ पाए सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी के लेखन की तारीफ करना ना करना आपका मामला है, उनके विचारों से सहमत असहमत होना आपकी अधिकार है, लेकिन वो अपनी बात कहीं कह तक नहीं सकते, ये कैसे संभव होगा। तो ये चीजें जो थी, होते होते इनने एक मेरे दिमाग में एक अजीब तरह की फैंटेसी का रूप लेना शुरू किया, और जब वो रूप ले लिया तो फिर नावल मैंने 15-20 दिन में लिख दिया। हाँ। वो नेशनल कमीशन ऑफ हर्ट सेंटिमेंट्स, वो एक फैंटेसी है। 3 बुद्धिजीवी हैं, उनको पता ही नहीं है, लेकिन नेशनल कमीशन ऑफ हर्ट सेंटिमेंट्स बन चुका है, और उनको बुला के उनको दुरुस्त किया जाता है उसमें, और चेतावनी दी जाती है। तो उसमें वो कहीं सपना चल रहा है, कहीं स्मृतियां चल रही हैं, कहीं आप कह सकते हैं कि यथार्थवादी डिस्क्रिप्शन है। उस पे जब कई लोगों ने उसके बारे में लिखा और बात हुई, तो एक
डिस्टोपियन वर्ल्ड की भी बात आती हाँ, है, बिल्कुल ठीक है, dystopian वो world। 1984 की भी बात 1984 से ओके, तुलना की की गई गई है। उससे। अभी एक किताब आई है कॉडलिंग ऑफ एन अमेरिकन माइंड, उसमें भी वो बात यही कर रहे हैं कि बेसिकली अदराइजेशन जो है, कि अगर किसी आदमी की बात से आप सहमत नहीं हैं तो जो जो बॉयकॉट कल्चर चला है कि स्पीकर को आने ही ना दो यूनिवर्सिटी में। एग्जैक्टली अरे भाई तुम सुनो, तुम मत मानो, तुम वहां पे जा, तुम आने ही ना दो और वायलेंस पे उतर आओ। सर जब आप संजय जी तेलगी का इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तेलगी को, उस समय इंटरनेट वाज नॉट रेडिली एक्सेसिबल एंड स्टैम्प पेपर का क्या प्रोसेस होता है अमूमन जनता नहीं जानती थी। तो ऐसे में हाउ डिड दिस स्टोरी हैपन, हाउ डिड यू कम अक्रॉस दिस इरेगुलरिटी? देखिए बात 2003 की है, तब मैं एनडीटीवी में काम किया करता था और कोई एक बड़ी खबर के लिए कवर करने गया था तो मुझे एक सोर्स का फ़ोन आया था और उसने मुझे कहा कि मिलने आओ। और चूंकि मेरे पास ऑलरेडी एक बड़ी खबर थी तो मुझे जाने का मूड नहीं था, बट उसने बहुत इंसिस्ट किया तो मैं गया और उसने मुझे एक डिटेल रिपोर्ट दी जो महाराष्ट्र एसआईटी के हेड सुबोध जायसवाल ने बनाई थी, जो डीआईजी थे तब। ये वही सुबोध जायसवाल है जो आगे जाकर सीबीआई के चीफ भी बने थे। अच्छा। तो मुझे वो रिपोर्ट मिली और वो रिपोर्ट उसके बाद अगले 13-14 दिन तक मेरे बैग में पड़ी रही, क्योंकि मेरे पास उस वक्त एक उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं करूँगा लेकिन ज़्यादा स्पाइसी खबर थी, और वो ये थी कि अभिनेता संजय दत्त और उसके 2-3 साथियों ने नासिक के एक होटल से बैठकर बात की थी छोटा शकील अंडरवर्ल्ड डॉन जो फरार है उससे। अच्छा। और चूंकि उससे बात की थी तो उसके ऑडियो टेप मुझे किसी सोर्स के थ्रू हाथों लग गए थे, 35-36 ऑडियो टेप थे। मैं वो सुन के उससे ट्रांसक्राइब करने में लगा था, जो मेरे लिए ज़्यादा स्पाइसी थी। क्योंकि वो दूसरी खबर के चक्कर में मैंने 16-17 दिन के आसपास वो किताब जो थे अपना रिपोर्ट थी तेलगी से जुड़ी, वो मेरे बैग में पड़ी रही और मैंने देखा नहीं। तो एक दिन जा रहा था तो एक पुलिस वाला दोस्त था, उसने एक्चुअली मेरे बैग के अंदर झाँका ताका झाँकी करने की आदत थी पूरा, तो मित्र था, उसने एक्चुअली देखा तो उसने बताया अरे बाप रे इतने विस्फोटक रिपोर्ट है, तूने पढ़ा क्यों नहीं? फिर मुझे लगा तो जाकर मैंने रात भर में पढ़ा उसको। कई सारी चीज़ें समझ में आई, कई सारी चीज़ें समझ में नहीं भी आई। और वो दौर था कि चूंकि इंटरनेट वगैरह का था नहीं, कि गूगल भी नहीं था, तो ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ सर्च करके आसानी से पता चल जाए। सबसे पहले ये पता करना था कि स्टैम्प पेपर भी क्या होता है। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ से मुंबई में मैंने कई लोग से मिला, जानकारी हासिल की। फिर मैं वहाँ से नासिक नाम की जगह है मुंबई से तकरीबन 175 किलोमीटर दूर, वहाँ गया जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस था, जहाँ स्टैम्प पेपर छपते थे। फिर वहाँ से मैं पुणे गया था, पुणे में जहाँ पे तेलगी का एक बड़ा मामला था। फिर उसके बाद कर्नाटक गया, तेलगी का गांव जहाँ पर था, वहाँ से फिर वापस मुंबई आया। तो ऐसे कई दिन रिसर्च करने के बाद पता चला और मुझे लगा कि तेलगी के जो मामले थे वो छोटे छोटे मामले पूरे देश भर में फैले हुए थे। हमें ये लगता था कि भाई, और तमाम लोग को लगने का कि एक का दुक्का मामला है, सारे सब कंपाइल किया तो पता चला इसका वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, तकरीबन 40,000 करोड़ का तब था मामला। मैं बात कर रहा हूँ साल 2003 की। अगर आज के तारीख में आप 2024 के रेट ऑफ इन्फ्लेशन से कैलकुलेट करेंगे तो कम से कम 1 लाख करोड़ का वो मामला बनता था। फिर आकर उसके बाद जो रिपोर्ट थी वो मैंने फाइल की और उसके तो तब ये मामला एक्सपोज हुआ। फिर एक के पीछे एक खबर मैंने तकरीबन साल भर में 100 के आसपास रिपोर्ट फाइल की थी और मेरे रिपोर्ट के आधार पे पूरा चीज़ें एक्सपोज हुई थी। और तकरीबन मुंबई के 12 बड़े पुलिस अधिकारी गिरफ्तार हुए थे, जिसमें मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, डीसीपी, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, 2 एमएलए थे, उनको गिरफ्तार किया गया है, एक महाराष्ट्र के, एक आंध्रा के, तब का आंध्र प्रदेश, और साथ ही महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को अपने कुर्सी से रिज़ाइन भी, पद से रिज़ाइन देना पड़ा था। इस तरह का जो मामला था ये पूरा एक्सपोज हुआ था। और तब मुझे लगा कि अब एक चीज़ है, इसको कहीं से तो डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। अब मैं वो दौर की बात कर रहा हूँ जब जीमेल नहीं है, गूगल नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है, ना यूट्यूब है, तमाम चीज़ें। तो मुझे लगा कि इसके किताब के तौर पे इसे आना चाहिए ताकि आगे वाली जनरेशन है वो इसको पढ़ सके या समझ सके। तो मैं एकदम काफ़ी मॉडरेट बैकग्राउंड से आता हूँ। तो एक छोटा सा 2 कमरों का घर था, तकरीबन 200 स्क्वायर फीट का इलाका, जिसमें 4 लोग रहते थे, जिसमें टॉयलेट वगैरह बाहर होता है, वैसे में थे। तो हमारे पास ना लैपटॉप नहीं था, डेस्कटॉप नहीं था, सुविधाएं वैसी नहीं थी। लेकिन उस दौर के अंदर एक साइबर कैफ़े नाम की चीज़ बहुत पॉपुलर थी। तो रोज़ाना जाके मैं 2 घंटे साइबर कैफ़े में जाकर लिखा करता था। 1 घंटे के 30 या 35 रुपये वो लोग लेते थे। वो जाकर मैं किताब लिखता था। ऐसे लिखते किताब जो थी वो पूरी हुई, किताब लिखी गई, किताब का लॉन्च वगैरह भी हुआ, थोड़ी चर्चा वगैरह हुई, परिचितों ने खरीदी, लेकिन कोई जरिया नहीं था उस वक्त किताब को प्रमोशन के लिए। जैसे मैं बता रहा था कि सोशल मीडिया वगैरह तब था नहीं। तो किताब फिर 16-17 साल डब्बे में पड़ी रही।
लोगों को पता नहीं थी। फिर उसके बाद जब वेब सीरीज आई तो उसके बाद कहानी बदली और फिर वापस से वो आई और आगे जाके बेस्ट सेलर बनी। इस बारे में बात करते हैं, जो आपकी मुलाकात थी अब्दुल करीम तेलगी से, आप 2 बार मिले, आपका क्या व्यू है उस पर्सन का? डू यू थिंक ही वाज द मास्टरमाइंड ही इज बिलीव टू बी? माने इफ वी थिंक अबाउट इट, तो 84 लाख एक रात में जो आदमी स्पेंड कर दे डजंट कम अक्रॉस एज वेरी इंटेलिजेंट। तो व्हाट, मे बी आई एम रॉन्ग अगेन, बट व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर परसेप्शन? आप सोचते हैं ही वाज द मास्टरमाइंड और ऑब्वियसली वाज ही जस्ट अ पॉन? नहीं, देखिए मास्टरमाइंड वो बिल्कुल था, लेकिन ये भी समझिए कि इतने बड़े लेवल का व्यापक तौर का स्कैम जो भारत के कई सारे राज्यों के अंदर फैला हुआ है, और वो कभी भी पुलिस, अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिशियन, ऊपर के लेवल से लेके लोकल लेवल तक, इनकी साठगांठ और इनके नेक्सस के बिना चल ही नहीं सकता है। तो डेफिनेटली वो मास्टरमाइंड था और तमाम लोग को साथ में लेके चलता था, और उसने सब जगह अपना जो एम्पायर था वो फैलाया हुआ था। आप समझिए कि उसका बहुत सिंपल था कि 2 वर्टिकल में डिवाइड किया था। एक वर्टिकल उसका जो था जिसके अंदर वो स्टैम्प पेपर कैसे छापना है, कौन होगा वगैरह, और उसने उसको तब बोला था कि रूल बुक नाम से किताब का नाम दिया था, जिसको आजकल हम अपनी भाषा में टूल किट कहते हैं, ये कैसे ऑपरेट करेगा। दूसरा वर्टिकल था जिसमें वो लोग थे जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे, सेल्स का काम करते थे, जो MA, MCOM, BCOM पढ़े हुए लोग थे, और उन लोगों को पता भी नहीं था कि वो जाकर तेलगी का जो फर्जी स्टैंप है वो जाकर आगे जाकर लोगों को बेच रहे हैं, जिसमें का खरीदने वाले बैंक वाले होते थे, लीगल फॉर्म से तमाम लोग को बेचते थे। तो इसके लिए डेफिनेटली एक आदमी के पास एक दिमाग चाहिए जो इस तरह के जो स्कैम है उसको कर सके, और तमाम पॉलिटिशियन, अंडरवर्ल्ड और तमाम लोगों को मिला जुला के इतनी देर तक चलना चाहिए। उसकी जो गलती होती है वो ये है कि वो जब एक रात में 84 लाख रुपए उड़ाता है तो लोगों को लगता है अरे बाप रे, इतना बड़ा मोटा मुर्गा फंस गया है, बड़ा है। तो वो उसके बाद 1 हफ्ते में मुंबई के 6 अलग अलग पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ मामले खुलते हैं। फिर पुलिस उसका दोहन जो करना शुरू करती है, और वहां से मामला और एक्चुअली में एक्सपोज होते होते चलता है। मेरी उससे 2 बार मुलाकात हुई थी। दोनों बार मुझे ऐसा लगा कि मैं 2 अलग अलग लोगों से मिला। पहली बार मिला तो एकदम चतुर, चालाक, कनिंग और ऐसा सैडिस्ट टाइप का था, जो उसके आसपास जो चीज़ें हो रही थी उसके अटेंशन को एंजॉय कर रहा था कि उसके वजह से पुलिस वाले पकड़े जा रहे हैं, नेता पकड़े जा रहे हैं, तमाम वो अल्लाह है, और उसको एंजॉय करता हुआ था। जी। दूसरी जो मुलाकात हुई उस कुछ महीनों के बाद में, तो ऐसा लगा कि कम्प्लीटली डिफरेंट आदमी से मैं मिला, जो थका था, थका हारा था, उसने सरेंडर कर दिया था, सोचा था कि लाइफ के अंदर अब आगे कुछ नहीं करना, यहीं जेल में रहना है, यहीं मरना है। तो मुझे ऐसा लगा 2 विपरीत उसका था। काफ़ी शार्प माइंड का बंदा था, चेहरे पढ़ लेता था और डील करना बहुत मुश्किल था। मतलब बातों में स्वीट टॉकर था, 6 से 7 भाषाएं बोलता था वो, आप फ्लुएंटली बोलता। तो लोगों को अपनी भाषा में समझाना और लोगों की कमजोर कड़ी और जो लालच वाली कड़ी थी वो आसानी से पकड़ लेता था। तो इतने बड़े, मतलब अगर उसने अपना दिमाग कोई ढंग के काम के लिए इस्तेमाल किया होता तो शायद वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता, जो सही काम या लीगल काम में किया होता। पर उसने अपने दिमाग का काम एक स्कैम के लिए किया। तो भैया, एक था तानाशाह, सबसे ताकतवर बनने की थी उसकी चाह, हर चीज पर पकड़, हर चीज पर कंट्रोल, टीवी और अखबार बोलते थे सिर्फ उसके बोल। वो एक महान आदमी था, ऐसा वो मानता था। धर्म के नाम पे पाखंड करने वाला, धर्म को वो क्या खाक जानता था। तो धर्म की रूढ़ियों में देश को डुबाकर, सरकारी एजेंसियों से लोगों को कैद कराकर, मार्शल लॉ और भयंकर सेंसरशिप लगाकर, संस्कृति के नाम पर सब तरह की कला और आजादी को कुचल कर, दबाकर वो ले आया था अपने मुल्क में एक गहरी काली रात। सन्नाटे में गूंजती थी सिर्फ उसके मन की बात। गौर से सुनिएगा, किस्सा बड़े काम का है, आमा यहां का नहीं है, पाकिस्तान का है। तो जियाउल हक के राज में, मुल्क पाकिस्तान में, एक बुलबुल ने गाया गाना महफिले सैयाद में, हम देखेंगे। उसने देखा कि कैसे कैद में था एक अजीम शायर, जिसके बोलों से, जिसकी कलम से डर गई थी सरकार कायर। उसके अल्फाज, उसकी शायरी पर रोक लगा दी गई। फैज अहमद फैज की शख्सियत देशद्रोही, एंटी नेशनल बता दी गई। फैज को मुल्क छोड़ना पड़ा, अपने घर से मुंह मोड़ना पड़ा। हालांकि आवाम के मुंह बंद थे, फैज के अल्फाज लेकिन उनके दिलों में बुलंद थे। गौर से सुनिएगा,
किस्सा बड़ा काम का है, अमा यहां का नहीं है, पाकिस्तान का है। 13 फरवरी 1986 फैज की सालगिरह का दिन था। फैज तो दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी शायरी पर रोक पर जिरह का दिन था। कहते हैं जिस लाहौर नी वेख्या हो जम्या ही नहीं, उस शाम लाहौर ने कोई हुक्म मन्या ही नहीं। इकबाल बानो नाम था उसका, गजलों की वो रानी थी, तानाशाह से टकराने की उसने मन में ठानी थी। सुर्ख गुलाब लब थे उसके, आंखों में खून की लाली थी, बेखौफ बुलंद आवाज थी उसकी, साड़ी भी उसकी काली थी। साड़ी पर रोक थी, फैज पर टोक थी, बानों की गर्दन पे जैसे तलवार की नोक थी, लेकिन तानाशाह के फरमानों की धज्जियां उड़ने वाली थी। क्या खूब चहकी वो बुलबुल उस दिन, वो शाम बड़ी मतवाली थी, बेखौफ बुलंद आवाज थी उसकी, साड़ी भी उसकी काली थी। हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। वो दिन के जिसका वादा है हम देखेंगे, जो लोहे अज़ल में लिखा है हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। फैज ने मजहबी किस्सों की लेकर मिसालें लिखा, हम देखेंगे। बानों ने तोड़कर सब पाबंदियां गाया, हम देखेंगे। जब अर्ज़े खुदा के काबे से, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूदे हरम, हम अहले सफा मरदूदे हरम, मसनद पे बिठाए जाएंगे, मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, इंकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा था लाहौर, आंखों में यकीन दिल में उम्मीद कि बदलेगा ये दौर, हम अहले सफा मरदूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। जब जब कोई तानाशाह अपना जोर जुल्म आवाम पर फेंकेंगे, उठ खड़ी होगी जनता और बोलेगी, हम देखेंगे। क्या परिचय दूं मैं अपना? द्रौपदी, पांचाली, कृष्णा, याज्ञसेनी, सभी संज्ञाएं विशेषण हैं या संबंध सूचक? कभी गौर किया है तुमने? मेरा कोई नाम नहीं। द्रोणाचार्य के अपमान का बदला चुकाने को पिता को चाहिए था एक योद्धा, और धृष्टद्युम्न के पीछे यज्ञ की अग्नि से अचानक ही निश्चित में सबको स्तब्ध कर खुद ही प्रयोजन बनती रही आजन्म। सुई की नोक बराबर भूमि न पाने वालों के औरस अब तक मुझ पर उंगली उठाते थकते नहीं कि लाखों लोगों की मृत्यु का कारण मैं रही। और भी कई कहानियां बुन ली हैं उन्होंने, महज इसलिए कि मैं कभी रोई नहीं, गिड़गिड़ाई नहीं। न मां के सम्मुख जब उन्होंने बांट दिया 5 बेटों में, और न कुरु सभा में जहां 5-5 पतियों के बावजूद मैं अकेली पड़ गई। इतिहास गवाह है। मैंने केवल कुछ प्रश्न उठाए, कुछ शंकाएं और जिज्ञासाएं,
और तुमने मुझे नाम से ही वंचित कर दिया। क्या परिचय दूं मैं अपना? द्रौपदी, पांचाली, कृष्णा, याज्ञसेनी, सभी संज्ञाएं विशेषण हैं या संबंध सूचक। कभी गौर किया है तुमने? मेरा कोई नाम नहीं। ये आइडेंटिटी क्राइसिस, और द्रौपदी को अभी तक पॉपुलर परसेप्शन में एक बहुत स्ट्रांग वुमन माना गया। कई महिलावादी लोगों ने तो सब उदाहरण दिए कि द्रौपदी 5 पतियों के साथ रहती थी, और द्रौपदी की उस बात पर महाभारत हो गई कि भाई अंधे का बेटा अंधा है। उसका भी हालांकि बहुत डिबेट है कि वो है भी लिखा है कि नहीं लिखा है। नहीं लिखा है, हाँ, महाभारत में नहीं लिखा महाभारत में। वो तो उस पर भी बहुत बड़ी बात हुई, और हुआ भी था। तो चीरहरण के बाद फिर वनवास था। हाँ। तो बहुत बहुत लंबा समय था, कूलिंग पीरियड जिसे कहते हैं, कि लड़ाई करने के लिए। तो पर कभी भी द्रौपदी को आइडेंटिटी क्राइसिस होगा, या द्रौपदी को लगेगा कि मैं कौन हूं, जबकि हमारा पोर्ट्रेल ये है कि 5 भाई इशारों में नाचते थे। कृष्णा बहन थी ना, राज कर रही है। कृष्ण आए, वो जो है कि एक दाना खा लिया, दुर्वासा सबका पेट भर गया, और तमाम कहानियां जो हैं कि भाई द्रौपदी वाज लाइक, ठीक है वनवास भी गई तो, पर वो रानी थी, और एक तुरक मिजाज महिला थी जो कि नाक ऊपर करके चलती थी। ऐसा एक इमेजरी हमको दी गई। फिर ऑब्वियसली टेलीविजन ने तो एक इमेजरी बांध दी कि रूपा गांगुली जो है वो द्रौपदी है। ये जो पहचान की बात है, और ये जो वेदना है एक महिला की कि भाई मेरी पहचान है ही नहीं, ये भी सोच लाना और इसको प्रकट करना, ये स्वतः, जैसे आप कह रही थी कि स्वतः जब आपने कैरेक्टर्स में जाना शुरू किया और उनकी कहानियां ढूंढनी शुरू की तो आया, या वर्तमान समाज में भी ऐसा होता है और वो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्शन इस राइटिंग में आया? सच बात है कि ये वर्तमान से वहां तक पहुंचा, क्योंकि ये क्राइसिस मैं आज तक झेलती हूँ कि लोग मुझे कई बारी, मतलब सिर्फ एक अर्धांगिनी के रूप में, पुरुषोत्तम अग्रवाल की पत्नी के रूप में मुझे जानते हैं। और मैंने आपको उस तरह इंट्रोड्यूस बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल। और उनको थोड़ी देर बाद एक शॉक की तरह उनके सामने एक खुलता है, हाँ। या उन्हें याद आता है समथिंग कि भाई ऐसा है। तो ये मैं लिखती पढ़ती हूँ, या मैंने मेरी अपनी एक सोशल पॉलिटिकल लाइफ रही है, और मैं इसको एक लेवल पर, मैं इसकी भी एक कहानी जो मैं आज नहीं सुनाऊंगी, कभी और के लिए रखेंगे उसको। ये सारी स्त्रियों की वेदना रहती है, खास तौर से हम भारतीय स्त्रियों की तो वेदना रहती ही है कि वो हरदम दो या मुझ पर पायदान पर दूसरे, मतलब हरदम बामांग ही रहती है। वो आगे भी नहीं होती, बाएं ही रहती हैं सदा। और बाएं को हम जानते हैं, आप तो जानते हैं हमारे। तो ये वेदना, और फिर मुझे लगा कि फिर मुझे स्ट्राइक किया गांधारी, द्रौपदी, कुंती, अरे माद्री, ये सारी स्त्रियां अपने बाप के नाम से, अपने देश के नाम से, अपने उनके नाम से जानती हैं। कौशल्या भी तो कौशल नरेश, कैकेयी प्रदेश की राजकुमारी थी। तो क्या इनका कोई नाम नहीं होगा? कहीं नाम नहीं मिलता। कैकेयी रहती है, कौशल्या ही रहती है, और ये सब यही रहती है। गांधार से आई तो गांधारी ही रही। मुझे लगा कि कितनी वेदना होती होगी कोई अगर, कई बार देखिए मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री में काम किया लंबे समय तक, मेरा प्रशासन से भी मेरा लंबा अनुभव है, मेरा 27 वर्ष का। तो हेल्थ मिनिस्ट्री में कुछ पोस्टिंग मेरी थी। अगर किसी को बुलाओ ना, सुशीला देवी, तो 2 सेकंड तो उसको स्ट्राइक ही नहीं करता था कि मुझे बुलाया गया। अरे वो बचुआ की माँ, हाँ, चुन्नू की अम्मा होंगी तो चली जाएंगी, परमेश्वर की बीबी होंगी तो चली जाएंगी। तो ये जो चीज है कि जो आप अपना नाम ही भूल जाते हैं, किसी को सहज भी होने पर कितनी, मेरे लिए मुश्किल है, हो सकता है उनके लिए सहज हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए भी सहज होगा इतना कि उसका नाम ही खत्म हो जाए। अगर हमारी खुद की ननद का नाम प्रेमलता था, जहां विवाह हुआ वहां एक प्रेम मौजूद थे, तो इनका नाम बदल दिया गया, लता हो गई वो, थैंक गॉड की लता हुई। तो ये जो नाम बदल देना है, नाम हटा देना है। हाँ, हम तो अपनी बहू को बिट्टो बुलाएंगे तो हम नाम बदल देंगे जब शादी करके आएगी, तो वो भी हमारे बड़ा कल्चर होता है। हाँ, हमारे घर में, हमारे ससुराल में कल्चर है, बस उनको मुझसे नहीं कहा गया,
क्योंकि शायद उनको पता था कि मैं मना कर दूंगी और मैं बोलूंगी कि ठीक है जो बुलाना बुलाना, लेकिन मैं अपने नाम से ही जानी जाऊंगी। तो ये वेदना वहां द्रौपदी के उससे, दरअसल ये अपने से सवाल है, क्या परिचय दूं मैं अपना। अच्छा, जैसा कि आपने बताया इसमें कि कविताएं हैं जो आपने अपनी स्वर्गीय माता जी को उनके डेडिकेट की हैं, तो किताब में 100 कविताएं हैं और 4 हिस्से हैं। जी। तो इसके बारे में कुछ बताइए। मैं जिस तरह का लेखन है, मैं वैसा कभी सामान्य जो प्रतिक्रियाएं हैं तात्कालिक सामाजिक राजनीतिक, वैसा मैं करता नहीं हूँ। मेरी कविता में कुछ ना कुछ मेटाफर होगा या कुछ भी हिडन मीनिंग आएगी, नुआंसेस बहुत होंगे कल्चर के। तो मैं कविताएं कर रहा था, तो पहला संग्रह जो पहला खंड है वो परंपरा और पुराण और तमाम सारे ऐसी चीजें हैं जिनको मैंने नए ढंग से कहा है। जैसे भागवत की कथा है कृष्ण के कालिया दमन की, कि वो कूदते हैं और गेंद लेके आते हैं, सबको पता है। उसको लिखते हुए मैंने उसमें क्रिएट किया कि हमारे अंदर भी एक कालिया रहता है, कि हम अपने अंदर कूद जाते हैं और अपने मन की खुशी का कोई खिलौना निकाल के लाते हैं, खुश होते हैं। तो वो कंटेम्प्रेरी डिक्शन में उसको डिफाइन करते हुए ऐसी परंपरा संस्कृति को रेखांकित करती हुई पहले खंड में कविताएं हैं, जिसमें बहुत सारी कविताएं शहरों पर भी हैं। शहरों पे जब लोग लिखते हैं तो ज्यादातर आधुनिक शहरों पे लिखते हैं, जिन शहरों में होते हैं उसमें लिखते हैं। मैंने कोशिश की, ये सायास था कि कुछ ऐसी अनुगूंजों को शामिल किया जाए जिन शहरों में हम जाते तो हैं लेकिन उनकी स्मृतियों को दर्ज नहीं करते। तो उसमें पंढरपुर, उसमें हम्पी, उसमें चिदम्बरम, उसमें मांडू, उसमें रघुराजपुर, ऐसी बहुत सारे शहरों की कविताएं, संगीत विषयक कविताएं हैं रागों को लेकर के, जो मेरा एक बहुत पुराना प्रेम है। जी। दूसरा खंड फिर इसी तरीके से है जिसमें लंबी कविताएं हैं, उसमें कुछ उस तरह से वैचारिक कविताएं हैं। तीसरे खंड में मैंने ज्यादातर गद्य कविताएं ली हैं और एक परंपरा को निभाया है, एक कोई सब्जेक्ट लेके। जैसे पहलवानों की कुश्ती का अखाड़ा है, वो किस तरह से पोएट देखता है, तो उसमें 4-5 कविताएं। बुनकरों की कहानी है तो उसमें कई कविताएं। टोनी महिवाल का लीजेंड है, उनकी प्रेम कहानी, तो उस पे पूरी एक सीरीज ऑफ पोएट्री। तो ऐसा तीसरा खंड। उसमें कुछ ऐसी कविताएं भी है जो बिल्कुल कंटेम्प्रेरी डिक्शन में, जो हमारे एक दूसरे की ईर्ष्या, स्पर्धा, घात प्रतिघात, उस पर एक बिल्कुल जो आप आज के युवा की बात करें, सामाजिक राजनीतिक टिप्पणियों के साथ। आखिरी खंड माँ को समर्पित है, मतलब पूरी कविता संग्रह समर्पित है। आखिरी खंड में आप माँ से अपने रिश्ते को लिखा। जी जी। ये जो आपकी किताब का नाम है यतीन्द्र जी, बिना कलिंग विजय के, तो ये आपकी टाइटल पोएम भी है, तो इसके पीछे क्या सोचती है? कविता है, अब मेरे पास संग्रह, अभी आपको मैं शायद पढ़ दूं उसमें से 2 लाइन। जी जी। मेरा ये मानना था कि हर महत्वाकांक्षी मन जो है वो अशोक की तरह होता है, सम्राट अशोक की तरह, कि उसे दिग्विजय करना। जी। लेकिन परिणति क्या होती है, कलिंग में होती है जाके, कि आप महत्वाकांक्षा में सब कुछ पाना चाहते हैं, सब कुछ चकनाचूर करना चाहते हैं, जी जी, सबको दबाना चाहते हैं, सबको अपने अधीन करना चाहते हैं, होता नहीं है जी। और जब भी हार होती है, आप विजय पा भी लेते हैं तो आप अंदर से टूटते हैं। तो जो इसका मेन आशय है, मुख्य इसका जो एक इसका वो है कि बिना कलिंग विजय के भी शानदार जीवन जिया जा सकता है। बिना कलिंग बनाए अपने जीवन में आप अशोक की तरह, आप उस तरह से देवानामप्रिय अशोक हो सकते हैं। आप एक शानदार आदमी हो सकते हैं जो बुद्ध की राह पे चला, जो सत्य और शांति की राह पे चला। आजकल जिस तरह का माहौल है, या देश में ही नहीं विदेशों में भी, और जिस तरह से सरहदों पे तलवारें खिंची हुई हैं, 2 दिलों के बीच में तलवारें खिंची हुई हैं, रिश्तों के बीचों में झगड़े हैं, हम लोग रील्स में मुब्तला हैं, अपने रिश्तेदारों के घर नहीं जाते। एक परिवार में एक ड्राइंग रूम में 4 लोग बैठते हैं तो एक दूसरे से बात करने की जगह 4 लोग 4 अपने फोन्स में लगे होते हैं। ऐसे समय में भी इन सब से दूर रह के, बिना किसी को हराए, बिना किसी को छोटा दिखाए, भी तो शानदार रह सकते हैं, अच्छा जीवन जी सकते हैं। मेरी कोशिश वो है, मैं उसी को थोड़ा सा वीव करने की कोशिश। तो यतीन्द्र जी, आपके लिए मेरे पास सवाल और हैं, पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपनी फेवरेट कोई कविता की 2 पंक्ति आप अगर हमें पढ़ के सुना दें। हाँ, मैं देखिए, मैं शायरी नहीं करता हूँ। शायरी में 2 पंक्ति पढ़ते हैं तो प्रदीप काफिया के साथ 2 लाइनों में बात हो जाती है। कोई छोटी कविता पढ़ देता हूँ तो 4-6 लाइन। बिल्कुल बिल्कुल। एक कविता है मेरी, मन की सारंगी। सारंगी जो एक बात है, भीतर के दुख का घराना बनाओ, हो सके तो पीड़ा को ठुमरी में गाओ,
जाओ उस सितार के पास जिसके टूटे तारों को कसने वाला रूठ कर चला गया अपनी साधना से। जाओ उस सितार के पास जिसके टूटे तारों को कसने वाला रूठ कर चला गया अपनी साधना से। थोड़ा ठहरो, जरा सुस्ताओ, बड़े जतन से एक बार फिर मन की सारंगी उठाओ। बड़े जतन से एक बार फिर मन की सारंगी उठाओ। देखो शायद बच सके एक बार दर्द की रागनी। देखो शायद बच सके एक बार दर्द की रागनी। हो सके तो बचाओ, हो सके तो बचाओ भीतर रिश्ते दुख को, भले ही उसे ठुमरी के नए चलन में गाओ। बहुत अपने अंदर का जो दुख है उसको जी। बचाओ, उसको जाया मत करो। अपने दुखों के साथ, अपनी समस्याओं के साथ, अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट के साथ जीना सीखो। जी। सब चीजों को लेकर के समाज में उसका झगड़ा या उसका प्रति संसार रचने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है। ये जो अभिव्यक्ति हिंदी जो आपकी मैगजीन है, जो आज की तारीख में बहुत बड़ा रिसोर्स है हिंदी लेखकों के लिए, तो इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, क्या सोच थी? बहुत बड़ा रिसोर्स आप कह रहे हैं, हम लोग ने ऐसा कभी सोचा नहीं था। जी। धीरे धीरे काम करते करते बड़ा हो गया। हम्म, शुरुआत ऐसे हुई कि एक कोर्स किया था वेब डिजाइनिंग का जी। और पत्रकारिता का अनुभव था पहले से। जी। तो पहले ज़रूरत ये थी वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स करने के लिए कि मेरे हस्बैंड के लिए, जी। उनकी कंपनी के लिए एक वेबसाइट बनानी थी। अच्छा। तो वेबसाइट बनने के बाद वो विद्या जो मेरे पास में रह गई, उसका कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल करना था। जी। और जब हम लोग 24 घंटे, जब मैं दुबई गई 24 घंटे मेरे पास इंटरनेट था। जी। तो मैं देखती थी कि अंग्रेजी का कितना कुछ है वेब पर, लेकिन हिंदी का कुछ भी नहीं था। जी। और उस समय तो हिंदी फॉन्ट भी नहीं था। तो बहुत कारीगरी से हम्म, हिंदी के फॉन्ट को लिख करके उसकी इमेज बना के जी। तब अपलोड करते थे। हम्म, तो उस समय इंटरनेट इतना फास्ट नहीं होता था जितना अभी है। जी। जी। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि छोटी कविताएं हैं, जी। छोटी कहानियाँ, छोटे छोटे चित्र, और उसका भी रेजोल्यूशन एकदम कम करके ताकि जी। डाउनलोड होने में टाइम ना लगे। इन सब चीज़ों के साथ में शुरू कर दिया था। जी। और 1-2 साल में धीरे धीरे लोकप्रिय होता गया। हम्म, फिर हम लोग ने सोचा कि कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए। धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ी। जी। फिर एक फॉन्ट आया जिसको कि वेब पर लिखा जा सकता था। शायद आपको पता है, वो पहला फॉन्ट था हर्ष कुमार जी ने बनाया था। 225 रुपए, 250 रुपए डॉलर उसकी कीमत होती थी। अच्छा। हमने उनको चिट्ठी लिखी कि हमको ये फॉन्ट चाहिए और हम एक इंटरेस्टिंग काम करने जा रहे हैं और वो बहुत अच्छा काम है। जी। तो उन्होंने हमें मुफ्त में दे दिया वो फॉन्ट। अच्छा। जी। जी। तो बस हमने उसके सहारे बना ली अपनी साइट। हम्म, और जो पहला अंक हमारा निकला, जी। उसको हमने दुनिया भर की सारी यूनिवर्सिटीज के हिंदी डिपार्टमेंट में भेजा। अच्छा। तो इससे काफी लोकप्रियता बढ़ी। जी। उन लोग को घर बैठे बिठाए एक सोर्स मिल गया हिंदी का, जो कि जी। पहले कभी था ही नहीं। जी। जी। और बहुत से देश ऐसे होते हैं जिनकी लाइब्रेरी भी इतनी बड़ी नहीं होती, हालांकि उनके यहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है। तो उनको जब ये कुछ मिल गया तो सब लोग उससे पढ़ने लग गए। जी। जी। तो इस तरीके से काफी उत्साहवर्धक रहा। बहुत से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हमें बुलाते थे अपने यहाँ। जी। विदेशों में बहुत सारी यात्राएं की, उनके विद्यार्थियों से मिले। जी। तो आपकी ये जो मैगजीन है अभिव्यक्ति हिंदी की, अगर मैं बात करूं पूर्णिमा जी, तो इसमें तुकांत शब्द की भी एक डिक्शनरी है, एक शब्दकोश भी है, कहानियां हैं। तो ये सब कंपाइल करके इसे पब्लिश करने में मेहनत लगती होगी, लोग लगते होंगे, पैसा, रिसोर्सेज सब लगता होगा। तो अब आज इतना फेमस हो गया है जब आपका वेबसाइट, तो आपको नहीं लगता कि कहीं कहीं अब इसे कमर्शियलाइज कर देना चाहिए? आप ऐसा कह सकते हैं कि हम पुराने भारतीय लोगों में पैसे की समझ इतनी ज्यादा होती नहीं है, और हम लोग बिना पैसे के भी बहुत सारे काम कर लेते हैं। जी। बार्टर सिस्टम होता है ना हमारा पुराना। जी। जी। तो जो शब्दकोश है वो मेरे भाई ने बनाया है। जी। अच्छा। शब्दकोश और तुककोश दोनों। हम्म, और वो कंप्यूटर इंजीनियर है। जी। तो हमने उसको सिर्फ टाइप करके दिए शब्द, बाकी काम उसने कर दिया। अच्छा। अच्छा। और उसने अपलोड भी कर दिया था। तो बस ऐसे ऐसे बहुत से दोस्त भी हैं जो काम करते हैं साथ में मिल करके। जी। जी। थोड़े दिनों बाद हमें अश्विन गांधी नाम के एक सज्जन से मुलाकात हुई, जो कि कनाडा में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर थे। जी। जी। अब वो रहे नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत सहयोग किया। एक हमें दीपिका जोशी मिली कुवैत से। शुरू में तो हमें टाइपिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी, जी। क्योंकि हिंदी वालों को टाइपिंग आती नहीं थी। जी। तो
उन्होंने बहुत हेल्प करी, टाइपिंग में बहुत हेल्प करती हाँ जी, थी। अब तो खैर फोनेटिक टाइपिंग आ गई जी, है, जी। पर उस समय तो तो बिल्कुल हाँ नहीं था। हाँ जी। और वैसे भी हिंदी टाइपिंग लोगों को आती नहीं थी, क्योंकि जो फ़ॉन्ट वो लोग टाइप कर रहे थे, जी वो वेब पर दिखते नहीं थे, जी जी। तो हमें सब कुछ रीटाइप ही करना पड़ता था। हाँ, आपको यूनिकोड चाहिए होगा, यूनिकोड उस समय यूनिकोड उस समय आया नहीं था। हाँ जी 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 अर्ची का जो हमने फ़ॉन्ट बताया ना, जी जी। यूनिकोड 2003 में आया है, हम्म, और हम लोग ने अपनी पत्रिका में 2007 से उसको डाला है। इनकॉर्पोरेट जी। किया जी जी जी। तो उससे पहले वही जैसा आपने बताया इमेज बना के अपलोड करना इमेज पड़ता डालते थे, और हाँ 2000 से जी न एक सुशा फ़ॉन्ट आते थे जी। पहले, जो कि हर्ष कुमार जी के थे, जैसा मैंने हम्म। बताया। तो उन पे बनती थी हमारी साइट। अच्छा लेकिन उसके लिए पढ़ने वालों को वही फ़ॉन्ट डाउनलोड करना होता था। जी जी, तो तभी हम वो रीडेबल मैगज़ीन होगा। में ऊपर लिखते थे जी जी फ़ॉन्ट डाउनलोड करने का तरीका, ये सब कुछ चीज़ें, जी जी। ताकि लोग पढ़ सकें। हाँ, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बिल्ड किया है जी, आपने जी। कम्युनिटी को। और ये जो ममता कालिया है ना, उनका बेटा प्रबुद्ध कालिया, जी। उसने हमारी साइट को डायनामिक बनाया था। अच्छा। तो वो भी सब दोस्ती के ज़रिए ऐसे, जी जी। कि उसमें क्या होता था, फ़ॉन्ट डाउनलोड नहीं करना पड़ता था, अपने आप डाउनलोड हो जाता था। तो धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप ये जी चीज़ें आगे बढ़ी। फिर जब यूनिकोड आ गया, फिर तो कोई जी प्रॉब्लम जी। ही हाँ, नहीं तब थी। तो फिर हाँ जी। सरलता हो गई होगी थोड़ी। हम अगर आपकी इस कहानी को कम शब्दों में समराइज करना चाहें तो उसको क्या मतलब कहानी का सार क्या है इसमें? देखिए, कहानी एक बच्चे के गिर्द घूमती है। एक मुसलमान फैमिली है, हम्म ऑर्थोडॉक्स है। उसका फादर जो है वो ये समझता है कि अल्लाह मियाँ ने ये दुनिया जो बनाई है और जो इंसानों को यहाँ भेजा है, वो इस मकसद से भेजा है कि वो उसकी इबादत करें। और सिर्फ एक ही मकसद है, इबादत किया जाए और इस दुनिया की जो उसमें ना पड़ा जाए दूसरे मामलात में। मसलन वो अपने बच्चों को सिर्फ मदरसे में पढ़ाता है। वो चाहता है कि बच्चे मदरसे में पढ़ें और मौलवी बने और वो मदरसे में पढ़ाएं और दीन की तबलीग करें। उसकी जो माँ है बच्चे की, वो चाहती है कि नहीं, बच्चा दुनियादार भी बने और वो स्कूल जाए, पढ़े और वो मुलाजमत करे, लेकिन वो नहीं मानता है। फिर वो, आपने देखा कि हालात बिगड़ते हैं, वो पकड़ लिया जाता है शुबे में आतंकवाद के, और वो फिर घर बर्बाद हो जाता है। वो बच्चा चचा के वहाँ जाके रहता है, चची भी घर से निकाल देती हैं। फिर वो मदरसे में उसको शरण मिलती है, मदरसे के मौलवी उसे पढ़ाते हैं और वो मौलवी की बकरी चराता है जाकर के। तो ये जिंदगी उसकी थी। तो मेरा कहने का मकसद उसमें ये था, तात्पर्य समझिए कि ये है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिदैन या वालिद उनकी सही तरह से निगहदाश्त या परवरिश नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बच्चे बर्बाद हो जाते हैं या उनकी मुस्तकबिल ख़राब हो जाता है। तो वो ये कहानी थी उसकी। अच्छा, ये किताब का नाम अल्लाह मियाँ का कारखाना, बड़ा अलग सा नाम आपने रखा है, तो इसके पीछे क्या सोच रही? ये कहानी जो है वो जाहिर है कि उसमें बहुत सी चीज़ें मजहबी भी हैं जी। और वो इर्द गिर्द घूमता है एक ऐसी किरदार के तरफ का, एक मरकज़ी किरदार जो बच्चा है, उसके जो इतराफ़ का माहौल है वो मजहबी लोग हैं। बचपन से ये सुनते आए थे। अपनी जो मदर हैं उन्होंने भी कई बार ये कहा कि दुनिया जो है वो अल्लाह मियाँ का कारखाना है। उस जहन में मेरे बात थी। जब ये नावल लिख लिया तो मेरे समझ में इसका वो टाइटल नहीं आ रहा था, बहुत सोचते रहे। फिर मुझे ख्याल आया कि दुनिया, जाहिर है कि वो जो भी हैं, भगवान हैं, अल्लाह मियाँ हैं, क्रिएटर, उनका एक कारखाना ही है। उसमें सब चीज़ें हैं, ये जो लोग हैं, इंसान है या दूसरी चीज़ें, समझिए कि एक कारखाने की तरह है। तो फिर मैंने उसका नाम अल्लाह मियाँ का कारखाना रखा और लोगों ने उसको पसंद किया। जी जी। आजकल का अगर आप देखें चलन जो है, अंग्रेजी किताबों का, अंग्रेजी लेखन का चलन ज़्यादा बढ़ गया है, तो क्या आपको ऐसा लगता है ऐसे में हिंदी लेखन की, उर्दू लेखन की और उर्दू किताबों की लोकप्रियता पे कुछ असर आया है, कम हुई है? नहीं, पढ़ा जा रहा है उर्दू के भी। ये नावल मैं बता रहा हूँ आपको कि 6ठा एडिशन है और बहुत पढ़ा गया। और भी उर्दू के कुछ नावल हैं, हालांकि उर्दू ज़बान बहरहाल हिंदी और के मुकाबले में थोड़ी सी उसका दायरा तंग है। इसके बावजूद पढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब वो जाहिर है सोशल मीडिया का ज़माना है और वो दूसरी मसरूफियात हैं और दूसरे मशगले हैं, तो पढ़ने की तरफ लोग इतना राग़िब नहीं होते। उसके बावजूद लोग पढ़ रहे हैं और हिंदी में भी खासे पढ़ा जा रहा। अच्छा, बुनियादी चीज़ ये है कि पढ़ी वो चीज़ जाती है जो बहुत अच्छी होती है और दिल को भाती है। आप देखिए कि इंग्लिश की किताबें क्यों पढ़ी जा रही हैं या दूसरी ज़बानों की, वो इसीलिए
कि वो उन लोगों के करीब हैं और वो उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को पसंद आती हैं। वो चीज़ें लिखिए जो लोगों को पसंद आए। तो जाहिर है कि अभी अल्केमिस्ट नॉवेल जो पाइलो कोएल्हो का है पूरी दुनिया में कितना बिका, हिंदुस्तान में भी पढ़ा जा रहा है। क्या वजह है कि हमारी किताब इतनी भी नहीं बिक रही, उसकी बिक रही? कोई तो फर्क होगा। बिल्कुल। ये देखिए हैरी पॉटर ही आप देख लीजिए, बच्चों ने लाइन लगा लगा के वो किताब खरीदी है जी और वो उनको पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। फिल्में तो फिल्में बनी, कार्टून बनी, लेकिन मैं किताब की बात कर रहा हूँ। करोड़ों की तादाद में बच्चों ने उसको पढ़ा। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ने का चलन बिल्कुल खत्म हो गया है, अच्छी चीजें पढ़ी जा रही हैं। इस दुकान पर used to come as a not इस दुकान पर यूनिवर्सल में as a kid to buy books, पर आज हम as a author आ रहे हैं। तो ये किताब क्या है कि as any journalist will have taken 30 years of work, बहुत सी किस्से कहानियाँ होंगी, तो हमने कुछ में पिक किए हैं और इसके 3 सेक्शंस हैं। एक सेक्शन का नाम है इविल जीनियसेस। तो ऐसे तो हमें स्टोरीज पे करीब 250 के आसपास लोग बंद होंगे, डिपोर्ट हो गए या मुख्तलिफ जेलों में हैं, लेकिन ये 13 लोग बहुत ही स्पेशल हैं। तो उन्होंने क्या किया, कौन से कारनामे अंजाम किए, तो उनकी बैकग्राउंड स्टोरीज हैं। कुछ और क्वर्क स्टोरीज हैं हमारे एक्सपीरियंसेस की इंडिया के अंदर जो हम थे यहाँ पे, और कुछ सेक्शन है जिसमें कि बहुत ही आउटरीजियस पॉन्जी स्कीम्स के बारे में है, कुछ डेंजरस स्टिंग ऑपरेशन के बारे में, कुछ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन के बारे में। तो आई एम ग्लैड द बुक हैज गॉट गुड रिसेप्शन, इट्स डूइंग वेल, आई होप इट कंटिन्यूज। It will, I'm sure, sir. सर ऐसा सुना है हमने कि तकरीबन 250 लोगों को आपके इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की वजह से, आपके कवरेजेस की वजह से उनको they have been put behind bars. सर ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये हुआ, और बल्कि आपको भी ये बताएं, कुछ ताज्जुब होगा कि अभी 26 जून को एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ। ये किताब तो छप चुकी थी तब तक के, जिसमें कि करीब 3000 लोग पकड़े गए। सो एक सिंगल स्टोरी के ऊपर 3000-4000 लोग पकड़ना एक बड़ी बात है। तो 250 तो ये लिखा हुआ है, पर नंबर बहुत ज्यादा है उससे। ऑब्वियसली उसमें से सब तो बहुत बड़े क्रिमिनल नहीं थे, कुछ छोटे भी थे, लेकिन जो बड़े मास्टरमाइंड्स थे उनकी तादाद होगी करीब 200-250 के आसपास। अब सब तो जेल में नहीं है, कुछ छूट गए हैं, तो उनसे हमें होशियार रहना पड़ेगा। और कुछ जो है वो डिपोर्ट हो गए, कुछ पे एक्शन चल रहा है, कुछ पे केस चल रहा है। लेकिन हाँ, 250 क्रिमिनल्स जो थे वो लीगल प्रॉब्लम पड़े हमारी वजह से। सर ये जर्नी वैसे कैसे आपने तय की, फ्रॉम बीइंग एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट टू अ राइटर, ये कैसे सोचा आपने? आपको सुनकर हैरानी होगी कि हमने यहाँ पे शुरू के बहुत साल हमने रिपोर्टिंग की, फैशन के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, बॉलीवुड के बारे में, इवन दुबई जाने के बाद भी हमने यही सब किया। लेकिन ये था कि ये एक ऐसी फील्ड थी जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ था। हमने किए थे बहुत स्टोरीज यहाँ पे भी जब हम थे लखनऊ के अंदर, लेकिन स्पेशलाइज नहीं किया था। तो हुआ कि साहब उस पर काम किया जाए, और करते करते 15-20 साल के अंदर अगर एक आप ही हैं जो ये काम कर रहे हैं, तो सारी कहानियाँ आप ही के पास होंगी, किसी और के पास नहीं होंगी। तो बहुत बड़ा संग्रह हो गया कहानियों का। और जब हम आते हैं दुबई या कहीं भी जाते हैं, लोगों का मानना है कि अरे वहाँ पे क्या जर्नलिज्म है यूएई के अंदर, वहाँ तो सब सेंसर्ड है। नहीं भाई, वहाँ पे है स्कोप, और एक आदमी जिसने कुछ किया। तो पर्पस ये था कि आई शुड लीव बिहाइंड समथिंग जिससे कि लोग पहचाने कि एक आदमी था who laid the groundwork of this kind of work in a different country, और वो आदमी इंडिया का था। इस तरह से शुरू हुआ प्रोजेक्ट। और हमारे एक मेंटर हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूँ, अनुरुद्ध बहल, जो तहलका में थे, तो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया कि तुम्हारे पास इतनी कहानी है तो उसको लिखो। तो कंपाइलेशन नहीं है ये जो है उनकी बैक स्टोरीज हैं, और बहुत उसको फन और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है, जानबूझ के, ताकि ये मत लगे कि बहुत हैवी लिटरेचर है। तो एंटरटेनमेंट स्टाइल से बहुत ही ब्रीजी और बहुत ही कन्वर्सेशनल इसको स्टाइल है। और इन कहानियों को हम लोगों ने उसकी स्टोरीज दी बिहाइंड द। अच्छा, ये भी नहीं किया कि सब स्टोरीज जो स्कैम के बारे में हो, कोशिश ये रखा कि एक वेरिड चीज़ें दिखाई जाए, अलग तरह के क्रिमिनल्स के बारे में लिखा। तो ये ठीक ठाक बन गई किताब। क्यों भाई, धीमी आंच पे पके हुए ड्रैकुला कहाँ से और कैसे आना हुआ? और पहले ये बताओ, तुम्हारे दांत कहाँ गए? मेरे दांतों की चिंता तुम्हें मुझे मारने से पहले करनी चाहिए थी। एंड बाय द वे, माय नेम इज नेवला। नेवला 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 नेवला, नाम तो बड़ा सुना सुना सा लग रहा है। नाम तो सुना ही होगा। बंद दरवाजा नहीं देखी क्या? बंद दरवाजा? वो एफ यू रामसे वाली बंद दरवाजा? माफ कीजिएगा,
आपका हुलिया थोड़ा ड्रैकुला से मिलता जुलता लग रहा है। हुलिया तो मिलेगा ही, दादाजी थे हमारे वो। उनका जन्म सर 1897 में हुआ था, जब बाम स्टोकर की ड्रैकुला पब्लिश हुई थी। अच्छा ठीक है, पर क्या तुम्हें पता है कि ड्रैकुला जब पब्लिश हुई थी तो कुछ खास सक्सेसफुल नहीं थी। इनफैक्ट द बुक ओनली गेन लाइमलाइट आफ्टर अ कॉपीराइट स्ट्राइक। क्या बात कर रही हो? और नहीं तो क्या। और इस किताब की माने तो 1922 में रिलीज हुई साइलेंट मूवी नॉस्फेराटू अ सिम्फनी ऑफ हॉरर्स सही मायने में ड्रैकुला की पहली स्क्रीन अपीयरेंस थी। मूवी ब्राम स्टोकर की ड्रैकुला पे बेस थी, पर प्लेजरिज्म एक्यूजेशन से बचने के लिए फिल्म प्रोड्यूसर्स ने कहानी के प्लॉट पॉइंट्स और किरदारों के नाम बदल दिए थे। जैसे काउंट ड्रैकुला's नेम वाज चेंज टू काउंट ऑरलॉक। क्या बात कर रही हो यार? हाँ, स्टोकर की विडो फ्लोरेंस ने नॉस्फेराटू के प्रोड्यूसर से कॉपीराइट केस कर दिया और कॉपीराइट वायलेशन का हर्जाना भरने में स्टूडियो बैंकरप्ट हो गया। ओह माय गॉड। अच्छा वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि ये तुम्हारे दादाजी काउंट ड्रैकुला ये कौन सी भला है और क्या ओरिजिन है इनका? माना जाता है कि स्टोकर को ड्रैकुला के किरदार की प्रेरणा रोमानियन प्रिंस व्लाड द थर्ड से मिली, जिन्हें उनकी क्रूरता के चलते व्लाड ड्रैकुल और व्लाड द इम्पेलर भी कहा जाता था। इंटरेस्टिंग। वो सब छोड़ो, ये बताओ केस के बाद क्या हुआ? होना क्या था, ऐसे आगे कॉपीराइट वायलेशन से बचने के लिए फ्लोरेंस ने ड्रैकुला के स्टेज अडैप्टेशन के राइट्स फैमिली फ्रेंड हैमिल्टन डीन को दे दिए। और तुम्हें पता है इसी से ड्रैकुला ने ब्रॉडवे का रुख लिया। ब्रॉडवे? नॉट बैड। यस आई नो। और तुम्हें पता है ड्रैकुला का किरदार बेला लुगोसी ने निभाया था। इनफैक्ट ये उनकी करियर का एक लैंडमार्क परफॉर्मेंस बना। और सुनो, 1931 की फिल्म अडैप्टेशन में भी बेला लुगोसी ने ही ड्रैकुला का किरदार निभाया, जो यूनिवर्सल पिक्चर्स ने बनाया था। आई नो। फन फैक्ट, डू यू नो, जब मैं छोटा था आई थॉट बेला लुगोसी इज माय परदादा। आई एम श्योर यू कैन सी द रिजेम्बलेंस। वेट व्हाट? चलो बस बहुत हुआ नेवले, अब निकलो यहाँ से। सच इंसोलेंस, सजा मिलेगी इसकी। आई थिंक नॉट। लसण ने ले ली मेरी जान।